दोस्तों, आज की कहानी विशाल और रणवीर दो दोस्तों की है जो खौफ की उस हद तक गुजर गए जहां से कोई भी वापस नहीं लौट पाता। ये कहानी खुद रणवीर की बताई हुई सच्ची कहानी है। रणवीर और विशाल बहुत दिनों बाद मिले थे। बातें शुरू हुई तो विशाल ने रणवीर को अपनी एक अजीबोगरीब कहानी सुनानी चाहिए। तो रणवीर ने कहा, ठीक है सुना। दोस्तों, हुआ ये था कि विशाल कंपनी के किसी काम से दिसंबर के महीने में शाहजहांपुर गया हुआ था, जहां पर उसके रहने खाने की व्यवस्था की हुई थी। विशाल अपने कमरे में सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी लाइट चली गई। सर्दी की रात में जब विशाल खिड़की तक आया तो नीचे कुछ लोग आग जलाकर हाथ ताप रहे थे। तो विशाल ने सोचा कि मैं भी नीचे जाकर हाथ ताप लेता हूँ। विशाल नीचे गया और नीचे जाकर देखा कि आग के चारों तरफ 3 आदमी बैठे हुए हैं और अपने हाथ ताप रहे हैं, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो विशाल वहां जाकर बैठ गया और उसने बातें करना शुरू किया। विशाल ने उन लोगों से कहा कि यहाँ तो बहुत सर्दी है, तुम लोग कैसे रह पाते हो यहाँ? मेरी तो एक दिन में ही हालत खराब हो गई। इतने में एक आदमी ने पास बैठे बुजुर्ग से कहा कि बाबा कुछ सुनाइए। बाबा ने कहा कि क्या सुनाऊं? तो वो आदमी बोला कि कुछ भूतिया कहानी सुनाइए, कुछ डायन और चुड़ैल की कहानी सुनाइए। तो पास बैठे तीसरे आदमी ने बोला कि बाबा वो डायन वाली कहानी सुनाइए ना। तो इस पर बाबा ने कहा कि जाने दो, वो कहानी अच्छी नहीं है। बाबा ने बहुत मना किया कि वो कहानी ना सुने, लेकिन इतने में विशाल बोल पड़ा कि बाबा सुना दीजिए ना, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और आपसे कहानी सुनकर मुझे बहुत मज़ा आएगा। बाबा मान गए और बोले कि ठीक है बाबू, सुनाता हूँ, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि तुमने ये कहानी क्यों सुनाई। ये सब सुनकर सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे और विशाल भी हंसने लगा। बाबा ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम जगत सरकार था। वो कोई राजा से कम नहीं था। इज्जत, शानो शौकत सब थी उनके पास। 80 गांव की जमींदारी थी। उनका हुक्म समझो कानून। उनका बेटा नरेंद्र बहुत सुंदर दिखता था, ऐसा जवान लड़का कि परियां तक उस पर मर मिटे। घोड़े पर जब वो बैठकर निकलता था तो रियासत की सारी औरतें आहें भरती थी और सोचती थी कि हाय, किसको मिलेगा ये नौजवान, किसके नसीब में होगा। और एक दिन जब नरेंद्र अपने जयपुर की यात्रा से लौटा तो वो नसीब वाली सारे गांव को देखने को मिली। क्या सांवला रंग था उसका, भला की सुंदर थी। और जब चलकर आती थी तो ऐसा लगता था कि आसमान से फूल बरस रहे हों। दोनों ने शादी कर ली थी और जगत सरकार को भी अपनी बहू बहुत पसंद थी। जब वो चलती थी तो पायल की आवाज़ से सबको सुकून मिलता था। थोड़ी देर के लिए भी अगर पायलों की आवाज़ ना सुनाई दे तो उसका पति आवाज़ लगाता था कि रत्ना कहाँ गई तुम। रत्ना अपना सारा काम छोड़ के नरेंद्र के पास आके बैठ जाती थी। नरेंद्र बोलता था कि इतना दूर मत जाया करो कि तुम्हारी पायलों की आवाज़ भी ना सुनाई दे। तो इसके जवाब में रतन ने कहा कि क्यों परेशान होते हो, इन पायलों की आवाज़ अब मौत के बाद ही जाएगी। लेकिन तब नरेंद्र रतन की बात का मतलब नहीं समझ पाया। एक दिन राजा जगन्नाथ अपने बेटे और बहू के साथ बैठकर बातें कर रहा था। इतने में ही गौशाला का एक रक्षक राजा के पास आता है और कहता है कि हुजूर, एक गाय मर गई। राजा बोला, तो क्या करूं? अब मेरे ऐसे दिन आ गए हैं कि एक एक जानवर की गिनती करनी पड़े। तो इस पर रक्षक ने बोला कि एक जानवर की बात नहीं सरकार, रोज रात को एक गाय मर रही है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उनका खून पिया हो। ये चिंता का विषय तो था, लेकिन असली चिंता अगले दिन शुरू हुई। जब सुबह नरेंद्र सोकर उठा तो उसकी बीवी रतन बिस्तर पर नहीं थी। नरेंद्र ने आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने नौकर से पूछा कि क्या तुमने बहुरानी को कहीं देखा है? नौकर ने कहा नहीं, लेकिन मुझे कोई साया दिखाता जाता हुआ। नरेंद्र कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन अब ये हर रोज़ की बात हो गई थी। जब भी वो सोकर उठता तो उसकी बीवी बेड से गायब रहती। एक दिन नरेंद्र ने सोचा कि मैं सोऊंगा नहीं, देखूंगा कि ये कहाँ जाती है। रात के करीबन 2:30 बजे थे। नरेंद्र सोने का नाटक कर रहा था। इतने में उसकी बीवी उठी तो नरेंद्र भी उसके पीछे पीछे चल दिया, ये देखने के लिए कि वो कहाँ जाती है। दबे पाँव नरेंद्र उसके पीछे पीछे गया तो देखा कि उसकी बीवी रत्ना गौशाला की तरफ जा रही है। और उसके बाद जो हुआ ये देखकर उसके पसीने छूट गए। रत्ना ने गाय के गले पे अपना मुंह लगाया और अपने दांतों से उसका गला फाड़ दिया और उसका खून पीने लगी। अगले दिन नरेंद्र ने कुछ सोचा और अपने पिता राजा जगन्नाथ के पास जाकर बोला कि पिताजी, रोज रात को एक गाय मर रही है, पता नहीं इन्हें कौन मार रहा है। ऐसा चलता रहा तो सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। हमें इन्हें गांव से दूर कहीं पर शिफ्ट कर देना चाहिए। राजा के लिए भी ये चिंतन की बात थी। तो राजा ने ऐसा ही किया, गौशाला को उठाकर किसी दूर गांव में शिफ्ट कर दिया और 50 लोगों की पहरेदारी लगा दी। अगली रात नरेंद्र की पत्नी रत्ना उठी और पूरा गांव छान मारा, लेकिन एक भी गाय उसे नहीं मिली।
वो वापस आकर सो गई और अगले दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी मानो हफ्ते भर से कुछ खाया पिया ना हो। बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था उससे। नरेंद्र को पता था कि ये सब क्यों हो रहा है, तो वो उसके पास गया, लेकिन उसे ज़रा भी एहसास नहीं दिलाया कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ। नरेंद्र ने अपनी पत्नी के सर पर हाथ रखा और बोला कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, हम वैद्य को बुला लेते हैं। तो उसकी पत्नी ने मना किया, नहीं। नरेंद्र ने थोड़ा जोर डाला और बोला कि वैद्य को बुला लेते हैं ना, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो उसकी पत्नी चिल्लाई और बोली, नहीं, मुझे कोई वैद्य नहीं बुलाना, मैं ठीक हूँ। जब नरेंद्र उठ के जाने लगा तो उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे अपना खून पीने दो, मुझे तुम्हारा खून पीना है। नरेंद्र झकपका गया और वहाँ से उठ के भागने लगा। इतने में वो उसकी छाती पर बैठ गई और अपने लंबे दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। नरेंद्र झटपटा रहा था और पूछ रहा था, तुम कौन हो? तो वो बोली, मैं डायना हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। शोर शराबा सुनकर राजा जब नरेंद्र के कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि नरेंद्र खून से लथपथ पड़ा हुआ है और उसकी बीवी उसका खून पी रही है। फिर क्या था, सबके सामने कहानी साफ हो ही चुकी थी, तो उसे किसी बात का डर नहीं था। उसने राजा के ऊपर भी हमला किया और उसकी गर्दन काट ली। गांव वालों को जब ये सारी खबर पता लगी तो सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उस डायन को पेड़ से बांधा गया और आग के हवाले कर दिया गया। कहानी जब खत्म हुई तो बाबा ने बोला कि ये कहानी तुम्हें सुननी नहीं चाहिए थी। इस पर विशाल ने बोला, क्यों? तो बाबा बोले कि जो भी ये कहानी सुनता है उसके ऊपर उस डायन का साया आ जाता है। इतने में ही विशाल के कंधों पर वजन बढ़ने लगा। उसने ऊपर देखा तो वो डायन उसके कंधों पर बैठ के हंस रही थी और अब ये कहानी वो अपने दोस्त को सुना रहा था। उसका दोस्त पहले तो इस कहानी को सुनकर हंसा और फिर बोला कि अच्छा, अब ये कहानी तो मैंने भी सुन ली, तो क्या मेरे ऊपर भी साया आ जाएगा? जैसे ही उसने ये बात बोली उसके कंधों पे वजन बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वजन इतना बढ़ गया कि जब उसने ऊपर देखा तो उसे मुस्कुराती हुई डायन दिखी। और अब ये कहानी आपने भी सुनी है, क्या आपके कंधे पे वजन तो नहीं बढ़ रहा? दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार हॉरर स्टोरीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए रोज़ाना एक नई कहानी लाता रहूँगा।